वर्ल्ड गाइस, मैं दीपा झा। आज मैं आपको डीएससी कोर अपने सेकेंड यूनिट जो हमारा कोर है उसका इंडियन फॉरेन पॉलिसी ना ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड यानी कि भारत की विदेश नीति वैश्वीकरण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसमें हम यूनिट फर्स्ट को आज कवर करेंगे गाइस। और आज लास्ट में वीडियो होने के बाद यूनिट 1 को कंप्लीट करवाने के बाद आपके लिए एक बहुत ग्रेट न्यूज़ है। सो मैं टिल द एंड आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ see the video till the end and understand this concept. Is really nice subject, and this is a unit first introduction part. This is a really important unit for this subject. So please let's start. आज हम अपने देखते हैं वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति, जिसकी प्रस्तावना में गाइस अगर क्वेश्चन आता है भारत की विदेश नीति क्या है और उसके कौन से मूलभूत तत्व हैं जो भारत को विदेश नीति को निर्धारण करने में आवश्यक होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखे भी हैं आपको बताने के लिए। सो अब हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिखेंगे प्रत्येक देश की अपनी विदेश नीति होती है ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं हर एक देश की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी है जो कि विशिष्ट आंतरिक तथा बाह्य वातावरण के स्वरूप काफ़ी हद तक निर्धारित होती है। यानी उनके जैसा इन्वायरमेंट होता है देश का, उनकी जैसी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी विदेश नीति को बनाते हैं। आगे विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्र हित होता है ना गाइस। हर एक देश के अपने अपने हित होते हैं, उन राष्ट्र हित को पूर्ति करने के लिए ही हर एक देश अपने लिए विदेश नीति बनाता है। जैसे कि भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस एवं सुरक्षा को उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत बहुत अच्छी विदेश नीति को अपनाता है। जैसे हम सभी जानते हैं भारत देश में सह अस्तित्व की भूमिका निभाता है, सभी के साथ फ्रेंडशिप करने में बिलीव रखता है। हमारा भारत देश जो है किसी के साथ युद्ध नहीं करता, ना ही युद्ध करने की सोचता भी है। वो केवल अपनी सुरक्षा के ही अगर आता है, सुरक्षा के अगर संबंध में हमें आवश्यक पड़ने पे ही युद्ध का सहारा ले सकता है, अन्यथा नहीं। भारत ने पंचशील जैसे बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अपने विदेश नीति में। जैसे लाइक हम गाइस जानते हैं गुटनिरपेक्षता को भी अपनाता है हमारा भारत देश। इसका अर्थ यह था कि शीत युद्ध काल में जब दो देशों में पूरे दो खेमों में हर एक देश बटे हुए थे, लाइक अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, और साथ में सोवियत संघ, इसमें सभी देश आपस में बट गए थे, दुनिया दो भागों में बट गई थी। परंतु भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी जो कि उसे ज़्यादा सूटेबल लगा था। वो है भी अच्छी नीति है ना। तो गाइस आज आगे हम देखते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों संबंधों में सम्मान सभी को रिस्पेक्ट देता है और सदैव प्रयासरत रहा है। सन 1986 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं गाइस, उन्होंने भारत की विदेश नीति के संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति एकदम लिबर पॉलिसी को अपनाता है, राइट। क्योंकि हम स्वतंत्रता के बाद ही हमने विदेश नीति बनाना चालू कर अपनी अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातानी से दूर रहेगा, है ना। अर्थात वही जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। और संसार के समस्त पराधीन देशों के आत्मनिर्णय का अधिकार भी प्रदान करने, जैसे लाइक जो अंडर में रहते हैं देश उपनिवेशवाद के, अफ्रीका वगैरह देश के जो कुछ देश थे जो अभी भी हमारे भारत जब आज़ाद हो गया था तो कुछ देश ऐसे थे जो कि पराधीन थे, दूसरे के अंडर में थे, तो उन सबको भारत हेल्प करता है आत्मनिर्णय अधिकार देने में। और जाति भेदभाव की जो नीति होती है उनका दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा भारत। साथ ही वह विश्व के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी इंटरनेशनल में भारत सहयोग देता, सभी को हेल्प करता है। और जैसे हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत पार्टिसिपेट करता है, सुरक्षा परिषद में भी है भारत, और साथ में वो IMF वगैरह सभी इंटरनेशनल जो भी NGOs होते हैं उन सब में भारत पार्टिसिपेट करता है और अपनी भूमिका अच्छे से निभाता है। सद्भावना के प्रदर्शन निरंतर भी रहेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं गाइस अपने क्वेश्चन की, हिस्टोरिक बैकग्राउंड। जैसे लाइक हम जानते हैं भारत की विदेश नीति के संदर्भ में केवल भारतीय संस्कृति सहिष्णुता यानी हमारी कल्चर में ही लिखा था ये है कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाना और विश्वास शक्ति। हमारे कल्चर क्या लगता है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर अच्छे से समन्वय बैठाना चाहिए, ये है हमारे भारत की नीति। इसलिए भारत की विदेश नीति में सहिष्णुता और समन्वय का पालन करने हेतु दोनों गुटों में रहने, दोनों गुटों से दूर रहने की नीति का अपनाया गया, अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई भारत ने। साथ ही समान व्यवहार अर्थात सभी के साथ इक्वल व्यवहार करने की पंचशील के सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है, लाइक हम सभी जानते हैं गाइस। इसी कारण भारत जो है अपनी विदेश नीति में राज्य के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है, अर्थात वो दूसरे देशों में इंटरफेयर नहीं करता है। अर्थात भारत किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत स्वयं बहुत लंबे समय तक परतंत्रता में रहा, अर्थात अंडर में रह चुके हैं हम, भारत गुलाम भी रह चुका था। इसलिए उसे पता है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव
पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी देश पर। तो इसलिए जैसे भारत इसके खिलाफ है, ऑफकोर्स हम औपनिवेशवाद के खिलाफ हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यानी हम देखें तो हम आज़ादी से पहले भी व उसके दौरान विश्व में विकसित व अल्पविकसित देशों की खाई मौजूद थी, यानी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लो जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति जो है समानता पर आधारित है, यानी एक ऐसे विश्व की स्थापना करता है भारत जिसमें वो इक्वल सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था। तो हम यहाँ पे थे कि भारत की जो विदेश नीति है ना, उसमें वो सभी देशों को समानता का व्यवहार करता है सभी देशों के साथ। भारत की विदेश नीति पर व्यक्तित्व के स्तर पर भी कई विचारकों का प्रभाव पड़ा है। अर्थात जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उस पर हमारे पर्सनालिटी, हमारे जो नेता वगैरह थे, लीडर, अच्छे लीडर जैसे गांधी जी, नेहरू जी, उनके व्यक्तित्व का भी प्रभाव देख सकते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के आदर्शवाद, इंदिरा गांधी क्रियात्मक यानी जो यथार्थवाद की बात करते हैं, क्रियात्मक व्यक्तित्व में प्रभावित हुई है। गांधी जी के विचारों में हम शांति व सहिष्णुता देख सकते हैं कि गांधी जी एकदम शांति में बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। इसलिए हमारे भारत की विदेश नीति में हम इन सभी तत्वों को समावेशित पाते हैं। विश्व में सभी देश जो है शांति व अहिंसा का पालन करके विश्व में शांति एवं एकता स्थापित की जा सकती है। भारत हमारे गांधी जी का कहना था, इसलिए भारत ने फॉरेन पॉलिसी में इसे अपनाया। साथ ही देखें तो सुभाष चंद्र बोस के अनुसार जो है सत्य आवश्यक यानी फैक्ट में भी बिलीव करते हैं। साथ ही वो देश की सुरक्षा में सैनिक रूप से उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। वो बोलते हैं कि हमें सैनिक रूप से सोल्जर और हमारी आर्मी एकदम पावरफुल होनी चाहिए, तभी हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। जितना आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से हम पावरफुल हैं, उसी तरह हमें सैनिक रूप से भी होना चाहिए ताकि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। तो इसी प्रकार हमारे देश की विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह भारत की विदेश नीति के प्रवर्तक बने थे। फॉरेन पॉलिसी इन्होंने स्टार्टिंग करी थी सबसे पहले, और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हम जानते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे विदेश नीति में आदर्शी तत्वों को अपनाया, यानी एकदम अच्छे आदर्श तत्वों को अपनाया। तथा इसके पश्चात जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने उनके शासनकाल में उन्होंने विदेश नीति से चालाक बनी, यानी चालक जब बनी, संचालक बनी, तब उन्होंने उन देश के राष्ट्रहित के अनुसार विदेश नीति को चलाया। यानी जब जिस देश में जैसी हित होता है, परिस्थिति होती है, उसके अनुसार बदलता रहता है ना हित, तो उसी अनुसार उन्होंने यथार्थता पे बल दिया था। जो यथार्थतावाद यानी गतिमयता एवं अनुक्रमणता बनाने का प्रयास किया इंदिरा गांधी ने। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति जो है उस पर सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स एवं समकालीन परिस्थितियों, टेम्प्रेरी सिचुएशंस के साथ साथ व्यक्तित्व अर्थात नेता, जो बहुमंडल का हमारा नेता होता है, संचालक होता है विदेश नीति का, या देश का जो नेता होता है, ओके, प्रधानमंत्री होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है विदेश नीति भी। जैसे गांधी जी के शांति अहिंसा का, नेहरू के आदर्शवादी का, या राज्य सुभाष चंद्र बोस के सुरक्षित सैनिक का, व संपन्न राज्य एवं इंदिरा गांधी के यथार्थवादी को विचार से हमारे विदेश नीति का निर्माण हुआ है। अब गाइस हम अपने भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व देखते हैं। लाइक फर्स्ट हम पहले ही बता चुके हैं, मैं गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति का मुख्य सामान्य ये सबसे पहला बिंदु है गुटनिरपेक्षता रूप से। शीत युद्ध के समय में दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, जिसमें किसी भी देश में नहीं मिलना है। अमेरिकी संगठन के बीच, सोवियत संघ व अमेरिकी संगठन के बीच संतुलन बिठाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम किया था। भारत ने दोनों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, इन दोनों से अलग रहना, अपनी स्वतंत्र निर्माण करना। नवोदित राष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रेरित किया, यानी जो नए देश बने हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रेरणा दी भारत ने, और ट्राई करता रहता है अभी भी। यह गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का आधारभूत तत्व है, जिसके द्वारा भारत दोनों खेमों से यानी दोनों गुटों से दूर रहने के साथ साथ उन्हें सामंजस्य बैठाकर विश्व शांति की स्थापना करने का प्रयास करता है ना। जैसे भारत दोनों से दूर रहता है और साथ में अगर मीटिंग होती है तो भारत उन दोनों में शांति बैठाने का ट्राई भी करता है, वह शांतिपूर्ण अपना आर्थिक विकास भी करता है। भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहा है शांति से। दूसरा सिद्धांत है हमारे आधारभूत तत्व में पंचशील। पंचशील यानी भारतीय विदेश नीति के नैतिक मूल्यों को ये दिखाता है कि हम कितने मोरल हैं। विश्व शांति को व्यवहारिक रूप में बदलने और परिणत करने के लिए 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन संबंधों के क्रम में मान्यता दी गई थी, और यह सिद्धांत हमारे बौद्ध धर्म से लिया गया। हम जानते हैं पंचशील बौद्ध धर्म में है। और पंचशील का तात्पर्य होता है 5 आचरण या 5 व्यवहार नियम जो कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। लाइक पहले अग्रलिखित मैंने लिखा है, पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना। अर्थात भारत जो है वो चीन के साथ जब युद्ध हुए थे, उससे पहले पूर्व ही भारत ने ये सभी के साथ देखा जाए तो
संबंध स्थापित करने के लिए पहला पॉइंट बोला था और लिखा है हमारे फॉरेन पॉलिसी में कि एक दूसरे के हम प्रादेशिक अखंडता यानी एक दूसरे की जो बाउंड्रीज़ है, सीमा है, उनकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, उसका सम्मान देंगे। अनुकर्मणता का पालन वही कि हम युद्ध नहीं करेंगे, दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे देशों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना उनके आंतरिक मामलों में ना ही बाह्य मामलों में। समानता एवं पारस्परिक लाभ का विचार करना, यानी हम इक्वलिटी को फॉलो करते हैं और अगर व्यापार करने के संबंध में ये कहते हैं पारस्परिक लाभ भी उठाते हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात के द्वारा हम लाभ उठा सकते हैं एक दूसरे से। फिफ्थ है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करना एवं विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारत ये सदैव से ही करता आ रहा है। ये पंचशील का जो सिद्धांत है गाइस, ये भारत की विदेश नीति का आधारभूत तत्व है। सेकंड लाइक है ना, नेहरू के संदर्भ में हम देखें तो ये सिद्धांत केवल चीन व भारत के संबंध में ही नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के देशों के साथ भारत के रिश्तों का निर्धारण करता है। यानी भारत सभी के साथ ऐसा समान व्यवहार करता है। नेहरू का यह मानना था कि पंचशील सिद्धांत का अनुपालन करके विश्व के सभी राष्ट्र आदि अपना विकास कर सकेंगे, है ना, विश्व के संघर्षों का निपटारा करके शांति की स्थापना कर सकेंगे, ऐसा नेहरू जी का कहना था। थर्ड है यथार्थवाद। लाइक मैंने ऊपर ही पढ़ा, रियलिज्म, जिसका रियलिटी पे बिलीव करती है हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। लाइक किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करना, है ना, अपने आप को ग्रो करना, लोगों की इच्छाओं को पूरा करना था, सुरक्षा करना, लोगों को बचाना, उन्हें सुरक्षित करना बाउंड्रीज से। इसके लिए हर राष्ट्र जो है शक्ति का सर्जन करता नहीं, अपने सोल्जर वगैरह आर्मी बढ़ाता है और पावर को गेन करता है और वह उसका संग्रहण करता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार भारत ने आदर्शवाद की नीति से स्वयं को यथार्थवाद की ओर उन्मुख कर लिया। नहीं, जो पहले भारत कहता था कि हमें ये सब करना चाहिए, अपने आप किसी से युद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु अब भारत कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखने पर अगर बात आए कि हमारे को कोई अटैक करे तो हम भी अटैक करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना। लाइक हमारे सैनिक जो हैं अभी भी सेनाओं पे हमारी रक्षा करते हैं, जो हम अंदर देश में सुरक्षित हैं केवल अपने सैनिकों की वजह से हैं, जो कि बाहर, चाहे वो चीन की सीमा पर हो, तिब्बत की सीमा पर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हर एक सीमा से जो भारत को बचाते हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बहुत ही अच्छे हैं जो कि देश के द्वारा देश की रक्षा करते हैं, है ना। तो यही यथार्थवाद की बात कही गई है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के युग में विश्व में भारत की सामरिक शक्ति बढ़ने लगी थी, यानी कि सोल्जर की पावर बढ़ने लगी थी। तब मित्र राष्ट्र के देश इस सहअस्तित्व को नकारने लगे, यानी वो कहने लगे ऐसा तो कुछ नहीं, सहअस्तित्व क्यों कर रहे हो तुम ऐसा भारत को कर। तो ऐसे में भारत को जो अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, वो भी भारत अपनी पावर बढ़ाने लगा। इसके लिए भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की थी, 20 वर्ष की संधि गाइस, हमने जैसे 12th में पढ़ा था, उस पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत अपने विदेश नीति के मूल्यों को नहीं मानता है, बल्कि वह तो बदलती परिस्थितियों के समय के अनुसार, जैसे लाइक मैंने पहले बोला, समय के अनुसार हम आदर्शवाद से यथार्थवाद में आ गया है। फोर्थ है गाइस गत्यात्मकता एवं अनुरूपता, यानी गति के साथ चलना और अनुरूपता के। इसका अर्थ यह है कि भारतीय विदेश नीति जो है गत्यात्मकता यानी कि गतिमान है, डायनेमिक है एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार समायोजन भी करते हैं हम। और 1990 में शीत युद्ध से उदारीकरण, लाइक हमने शीत युद्ध के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण में भी भारत ने परिवेश लिया है। तक भारत विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करा है हमने, और साथ में अपनी विदेश नीति को आगे बनाया भी रखा है। भारत वैश्विक विश्व में पर्यावरण संबंधी, लाइक हम देखते हैं, हम इन्वायरमेंट डेज बनाते हैं अब, और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ वगैरह भी उगाते होते हैं। पर्यावरण संबंधी, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ तथा तीसरी दुनिया, जो गरीब दुनिया होती है, उनके हित के बारे में फैसला लेने के लिए तत्पर है। अब भारत लगा रहता है इन सभी चीज़ों में, वह विश्व में बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी भी लेता है, और इसमें भारत को सफलता भी मिलती रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं अब हम, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो गाइस अब निष्कर्ष में देखते हैं, कंक्लूजन में। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि भारत की जो एक विशिष्ट विदेश नीति रही है, जिसका पालन एक विशेष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है ना, एक स्पेशल हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है हमारे विदेश नीति का, क्योंकि हमने बहुत समय पहले भी हमारे विदेशों के साथ नीति वो रहे थे, संबंध रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के आधार पर भी विदेश नीति के सिद्धांतों को निर्माण किया है, जैसे लाइक हम ऊपर पढ़ चुके हैं गाइस। भारत में सत्य यानी सच की बात कही जाती है, अहिंसा, वासुदेव कुटुंब यानी दूसरों के भी रिस्पेक्ट करना, शांति, पूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। भारत की जो विदेश नीति है गाइस, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, खुद के देश की रक्षा करना, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आस्था, यानी हमारा बिलीव है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में, और इन सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा भारतीय मूल के प्रवासी लोगों की सुरक्षा करने का प्रयास करता है हमारी विदेश नीति। इसके लिए गुटनिरपेक्षता को अपनाता है, पंचशील, शांति, सहपूर्ण
सहअस्तित्व यथार्थवाद के माध्यम से भारत ने अपनी गतिशील विदेश नीति को संचालित किया है। भारत की विदेश नीति के आधारभूत मूल तत्व हैं गुटनिरपेक्षता, अंशील यथार्थवाद, गत्यात्मकता एवं अनुरूपता, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम डिसीजन लेते हैं, इसकी विशेषता भी है। यही इसकी विशेषता है, कैरेक्टर्स है हमारे भारत की विदेश नीति की, जिससे भारत स्वयं को विश्व में ढालने में सक्षम रहा है। गाइस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड हमारे टॉपिक से, जो मैंने ऊपर लिखा है, विच विल बी कम इन आवर फर्दर एग्जामिनेशन मई 2022। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति क्या है तथा इसके निहितार्थ तत्व कौन से हैं, जो कि हम ऊपर अच्छे से पढ़ चुके हैं। विदेश नीति किससे कहते हैं और भारत की विदेश नीति के आधारभूत मूल तत्व कौन कौन से हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दोनों क्वेश्चन में सेम ही आंसर लिखना है गाइस। तो आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट इज़ रियली नाइस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस, मुझे एंड में ये कहना था दैट अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग, सब बच्चे कह रहे हैं कि PDF दीजिए, तो मैं इसी अपने जो फर्स्ट यूनिट है, इसी में सभी और यूनिट्स की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको सारे यूनिट्स जो हैं PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।